नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशो शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे संविधान सम्मान या बड़ा ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। वो महाराणा प्रताप चौराहे के पास स्थित एएमए कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिविल लाइन्स रोडवेज पर स्थित राही इलावत के पत्रकारों को दी। दोनों नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी अपने गृह जनपद में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे। वो करीब 4 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी इसके बाद बुद्धिजीवियों से वार्तालाप भी करेंगे। अजय राय ने बताया कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान बचाने की मुहिम उठाई थी, वो रंग लाई है। लोकसभा चुनाव में इसके व्यापक परिणाम सामने आए हैं। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम से ठीक पहले यूपी सरकार द्वारा SC/ST आयोग का गठन करना बीजेपी का एक बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल यूपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दाव खेल दिया है। भाजपा ने पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। वहीं पूर्व विधायक बेचन राम और जीत सिंह खरकवार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के 9 सदस्यों में एक महिला भी शामिल है और इसके अलावा यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में 9 सदस्यों को भी नामित किया गया है। इनमें हरेंद्र जाटव, महिपाल वाल्मीकि, संजय सिंह, दिनेश भारत, शिव नारायण सोनकर, नीरज गौतम, रमेश कुमार तूफानी, नरेंद्र सिंह खजूरी और तीजाराम शामिल हैं। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने PDA कार्ड खेल दिया है। दोनों ही घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और ये एक बड़ा दाव जो है वो बीजेपी द्वारा खेला गया है PDA का। और राहुल गांधी भी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां पर वो बुद्धिजीवियों से संवाद भी स्थापित करेंगे। यूपी के SC/ST आयोग के अध्यक्ष बनाए गए बैजनाथ रावत यूपी SC/ST आयोग के नए अध्यक्ष बने। 2022 में असीम अरुण तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष बने। अब तक कौन कौन आयोग का अध्यक्ष रह चुका है वो हम आपको बता रहे हैं। 2021 में डॉक्टर रामबाबू हरतोपा अध्यक्ष बने। 2019 में अध्यक्ष ब्रजलाल ने इस्तीफा दिया। 2018 में पूर्व DGP ब्रजलाल अध्यक्ष रहे। कौन है बैजनाथ रावत? बैजनाथ रावत का राजनीति से पुराना नाता है। उन्होंने विधायक से लेकर संसद तक की जिम्मेदारी संभाली है। वो बाराबंकी के हैदरगढ़ के पास मौजूद एक गांव के रहने वाले हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें हैदरगढ़ सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद रावत ने चुनाव में भारी मतों के साथ जीत हासिल की। सपा से विधायक राममगन को करीब 33,000 वोटों से हराया था।
यूपी में उपचुनाव, दलितों पर दाव। जिलों में आपको बता दें कि 25% अधिक दलित आबादी है। सोनभद्र में करीब 41.92% है। कौशाम्बी में 36.10%, सीतापुर में 31.87%, हरदोई में 31.36%, उन्नाव में 30.64%, रायबरेली में 29.83%, औरैया में 29.69%, झांसी में 28.07%, जालौन में 27, और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। यूपी में उपचुनाव का ये बड़ा दाव दोनों ही दलों द्वारा खेला गया रहा। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है, जो कि नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने जा रहे हैं आज राहुल गांधी। खेमचंद्र शर्मा नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरशद राजा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ओम सुधा दलित चिंतक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अरुण अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत खेमचंद्र शर्मा जी आपसे करते हैं। यूपी में उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से ये बड़ा दाव खेला गया है, बैजनाथ रावत जी को अध्यक्ष बनाया गया SC/ST आयोग का, और इसे एक बड़ा दाव माना जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब उपचुनाव को लेकर ये एक कार्ड है, PDA कार्ड है जो खेला गया है। अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी फैसले नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी जनता और प्रदेश और देश को आगे रख के हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे चलते हैं। हम जनता को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जहां पे भी परेशानी है, जिनको अभी हक नहीं मिला है, जिनका एम्पावरमेंट की जरूरत है, हैंडहोल्डिंग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनको हम देने का काम कर रहे हैं। चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे निर्णय नहीं लेते, लेकिन हाँ, जनता की भलाई के लिए और लगातार हम लोग संवाद करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, सर्वे कराते रहते हैं। तो हमें जहाँ लगता है कि भाई अभी एम्पावरमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो अभी तक काम किए हैं, हम उपचुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। जो लोकसभा इलेक्शन में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, वो सब लोगों के सामने आ गई है, अब वो नहीं चलेगी। खेमचंद्र शर्मा जी, टाइमिंग्स बहुत मायने रखती हैं। आप भले इस बात को डिनाई कर दें कि हमने कोई भी काम इससे नहीं किया क्योंकि उपचुनाव है या जो भी चीजें, लेकिन नहीं, टाइमिंग तो देखिए, हमारे यहाँ पे तो इलेक्शन तो हमेशा होते रहते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे हैं, फिर कुछ समय बाद आप बोलोगे कि विधानसभा इलेक्शन की तैयारी हो गई, तो ये तो सब चलता रहता है। ठीक है। अरशद राजा जी, प्रयागराज दौरा राहुल गांधी का नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम, और जिस तरीके से माना जा रहा है कि ये यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उसकी तैयारी है। देखिए, सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार केंद्र में 2014 के बाद सत्ता है, और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, शासन में है। आज संविधान सम्मान सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमें दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज लगातार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा, जो नेता विपक्ष हैं, उनके द्वारा हर मंच से, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, लगातार उठाने का मजबूती से प्रयास क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस संविधान को कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को उस संविधान सभा का अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया, संविधान बनाने का जो निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी ने, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को सबसे आगे रखा, और आगे रख करके एक मैसेज दिया कि जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होगा, तो उस वक्त का, आप भी जानती हैं कि आजादी के पहले हमारे देश में दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया। बाबा साहब अंबेडकर बड़े काबिल थे, कानून के बड़े जानकार थे। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी संकोच के एक दलित समाज से आने वाले उस बाबा साहब अंबेडकर को आगे रखा, और इस देश को चलाने के लिए जो किताब लाई गई, संविधान लाई गई, कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाने की अनुमति कांग्रेस पार्टी ने दिया, पूरी संविधान सभा ने दिया। मैं कह रहा हूं कि आज दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, जघन्य अपराधे, मर्डर, पुलिसिया उत्पीड़न लगातार इस शासन में चल रहा है। आपको पता है कि किस प्रकार से एक उन्नाव की लड़की अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के सामने आती है और अपने आप में आत्मदाह करने का प्रयास करती है, पेट्रोल डालकर अपने आप को जलाने का काम करती है मुख्यमंत्री आवास के सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला, ये सरकार उन्हें न्याय नहीं दे सकी।
वो अंजलि जाटव आखिर गुनाह क्या था? वो केवल न्याय मांगने ही तो आई थी। क्या मुख्यमंत्री महोदय के पास इतना भी समय नहीं है कि एक दलित समाज से आने वाली इस बेटी की चीख पुकार, उसके पीड़ा, उसके दर्द को सुन लेते? आपने कानपुर में नहीं देखा किस प्रकार से माँ और बेटी दोनों, जब बुलडोजर चल रहा था उनके घरों पर, तो वो दोनों अपने आप को आग के हवाले कर दिए। तो दलितों के साथ तो लगातार आपको उन्नाव देखने को मिलेगा, अर्षद जी, आपको मैं हाथरस लेकिन ये देखने को जानना मिलेगा। चाहती हूँ, आपको कानपुर की घटना याद है, आपको अयोध्या की घटना याद क्यों नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने हिसाब से राजनीति क्यों करते हैं? आप लोगों को अपने हिसाब से राजनीति क्यों करनी होती है? मैं कानपुर की तरह अयोध्या की भी देखता हूँ। इस पूरे प्रदेश और देश में किसी भी बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता शासन में होने के बाद न्याय देने के बजाय राजनीति करती है। आप बताइए ना कि 2 बजे रात को बिना किसी हिंदू रीति के विधि विधान के 2 बजे रात को हाथरस की उस दलित बेटी को जलाने का, उनको अंतिम संस्कार करने का वो कौन सा प्रेशर था? वो कौन सा, किस प्रभाव में थे डीएम साहब हाथरस के, कि डीएम साहब ने बिना किसी विधि विधान के हाथरस पे आ गए आप, अंतिम संस्कार कर दिया? मैं कह रहा हूँ अयोध्या पर भी आ रहा हूँ। कब अयोध्या वाले आएंगे मामले में अयोध्या जांच पे? चल रही है। ये तो ताजा अयोध्या वाले मामला है। मामले में जांच चल रही, अयोध्या वाले मामले में जांच चल रही है। अयोध्या में जिन पर आरोप लगा है वो पुलिस के हवाले है। उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है न्यायिक फैसले के विपरीत। अभी वो मामला सब जुडिस है, लेकिन उसके पहले इस सरकार ने न्यायालय से ऊपर उठ करके और उनके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है। तो पुलिस के गिरफ्त में है ना, जांच चल रही है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। कौन किसी आरोपी का या किसी अपराधी का समर्थन करता है? नहीं, रुक जाइए खेमचंद शर्मा जी, बिना राजनीति के न्यायिक कदम, न्यायिक फैसले उठाने होंगे। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। न्यायालय के द्वारा अर्षद जी रुक जाइए। दलितों की चिंता पर हम आगे बात करेंगे, दलित चिंता जी का रुख कर लेते हैं। ओम सुधा जी, बैजनाथ रावत जी को कमान सौंपी गई है, कैसे देख रहे हैं इसको? यूपी में उपचुनाव में असर पड़ेगा क्या? आपने पहले ही, मेरी आवाज आ रही है? आपने पहले ही कह दिया कि टाइमिंग का बड़ा खेल है। इससे इतना तो पता चलता है कि जो योगी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है, उनके लिए दलित सिर्फ जो है चुनावी मोहरा है। चुनावी मोहरे की तरह उनको दलितों का इस्तेमाल करना। अभी जब मैं डिबेट में बैठा हुआ हूँ, मैं आंकड़ा देख रहा था कि यूपी 36,467 मामलों के साथ पूरे देश भर में जो है दलित उत्पीड़न पे नंबर 1 वाला राज्य। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों को लेकर कितनी चिंतित है कि आप जो है दलित उत्पीड़न में नंबर 1। दूसरा, ये जो शिक्षक बहाली का मसला आया, जिसमें 69,000 शिक्षकों का जो मामला आया, उसमें जिस तरह से आरक्षण से छेड़छाड़ की गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सुधारने की कोशिश की है, इन तमाम चीजों पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक है, दलित सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई दो राय नहीं है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है उस राज्य में जो है दलित उत्पीड़न शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सरकार को चाहिए कि आप आजादी के 7.5 दशक बाद भी अगर समाज के एक बड़े तबके को, जिसकी आबादी लगभग 22.5% है, आप वोट बैंक ही मांगते रहेंगे तो फिर राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? क्या है आपका राष्ट्र? आप कहते हैं नेशन फर्स्ट। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई ने कहा कि हम नेशन फर्स्ट को मानते हैं। ठीक है, आप नेशन फर्स्ट को मानते हैं, लेकिन क्या आपके नेशन में इस देश का दलित समाज आता है, या दलित समाज केवल और केवल आपकी राजनीति में आता है? यह बनाइए, यह बताइए। चुनाव का समय आ गया है, अभी तो इन्होंने आयोग का गठन किया है, सदस्य बनाए हैं। अब जल्दी ही आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी जब योगी आदित्यनाथ जो है किसी दलित के घर में जो है खाना। अरे भाई, आप क्यों जाके खाना खाते हैं? दलितों से इतना ही प्रेम है तो अपना मुख्यमंत्री आवास खोल दीजिए, अपने घर में खाना खिलाइए ना, जाके काहे खाते हैं, भकुसते हैं वहां जाके। तो दलितों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल बंद होना चाहिए।
और पूरे देश में जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उन विद्यालयों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं यशु जी, और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन स्टेट यूनिवर्सिटीज में कितने कुलपति जो है दलित जाति से आते हैं, कितने प्रोफेसर दलित जाति से आते हैं? मुझे लगता है शायद भाई साहब को आंकड़ा भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, 0 अंडा। तो ये है आपका दलित प्रेम कि आप दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है, आपने दलितों की भागीदारी ओम सुधा जी, लेकिन ये तो सारे राजनीतिक दलों के साथ है ना, जब मौका मिलता है तो दलितों की राजनीति शुरू हो जाती है। हमने कब कहा कि सभी राजनीतिक दल नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि अभी सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी है, तो सवाल थोड़े राहुल गांधी मायावती जी से पूछा जाएगा, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा। अभी जो तात्कालिक नियुक्ति जो है किया है योगी जी ने, सवाल योगी जी से बनेगा। अभी जो दलित उत्पीड़न में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 योगी जी के राज में है, तो सवाल किससे पूछे? राहुल गांधी से पूछने जाए, मायावती से पूछते हैं। तो आपकी नजर में विपक्ष की कोई खास भूमिका है नहीं? ठीक है, वापस आते हैं ओम सुधा जी। अरुण अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मधु दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु, आपका रुख करेंगे, उससे पहले अरुण अवस्थी जी कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां पर SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी को बना दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, वहां पर वो जाते हैं। साफ समझ आता है कि टाइमिंग ये बताती है कि उपचुनाव है यूपी में, और जाहिर है कि सभी सीटों पर दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम उपचुनाव वाली सीटों को देखें तो बहुत अधिक संख्या में दलित समाज के लोग आते हैं। जी जी जी, देखिए इस समय मैं संगम नगरी प्रयागराज में उपस्थित हूँ। रुकिए जरा मधुर दरबारी जी, मधुर दरबारी जी, सभागार में ये संविधान सम्मान मधुर दरबारी जी, एक सेकंड रुकिए। ये इसका कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, और जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज राहुल गांधी जी जो है यहाँ पे शिरकत करने जा रहे हैं। मधुर दरबारी जी, ये कार्यक्रम होने वाला है और 1-5 के बीच में किसी भी समय वो आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। करीब 3 से 4 के बीच में वो यहाँ पे शिरकत करेंगे, और इसमें कई मुद्दे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे उठाए जाएंगे, जैसे कि आपकी जातिगत जनगणना का मुद्दा हो गया, रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया, संविधान रक्षा का मुद्दा हो गया, खासतौर से आरक्षण का मुद्दा जो इस समय बहुत बुरी तरीके से गरमाया हुआ है, सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है उस मुद्दे को लेकर के। क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता है वो क्या कहते हैं बसपा ने छिटक करके और इंडिया अलायंस की तरफ गया है, तो उसको लेकर के एक बड़ी जबरदस्त कवायद चल रही है, जिसको लेकर के दोनों ही पक्ष जो है एक दूसरे पे हमलावर है, और वो चाहते हैं कि इस दलित वर्ग पर जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से हमारे पक्ष में आए। उसी को लेकर के राहुल गांधी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कवायद के थ्रू उसे देखा जा रहा है, और क्योंकि 10 उपचुनाव भी होने वाले उत्तर प्रदेश में, वो भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको लेकर के ये सम्मेलन जो किया जा रहा है, और लग रहा है कि इसमें जो है आगे की रणनीति तैयार होगी। और इसके अलावा 2027 का चुनाव भी होने वाला है, तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो दलित वोट बैंक है और पिछड़ा वोट बैंक है, जिसको लेकर के यहाँ पर राजनीति गरमाई हुई है, और आज के संबंध में ये जो मुद्दे हैं ये जरूर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना जो है वो पहलू रखेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी अपना पक्ष यहाँ पर रखने जा रहे हैं। जी अरुण अवस्थी जी। ये सी बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा मुद्दा है ये। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी जी प्रयागराज के दौरे पे आ रहे हैं, दावा यही किया जा रहा है कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन सवाल भी उठ रहा है उसके साथ में, क्योंकि गैर राजनीतिक जब कार्यक्रम है तो वहां पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, और जो प्रभारी हैं पांडे जी, अविनाश पांडे जी, इन दोनों लोगों का एक दिन पहले पहुंचना, उसके लिए पीसी करना, और मुद्दे जिन मुद्दों पे चर्चा होनी है उसकी बात कर लेना, कहीं ना कहीं ये जो दावा है गैर राजनीतिक कार्यक्रम का उसको कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और इसमें ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क की ओर से ये आयोजित किया गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के जो 2 बड़े नेता हैं अविनाश पांडे जी और अजय राय जी क्या करने वाले हैं। ठीक बात है, आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले पीसी करना और माहौल बनाना, ये भी कह देना कि 5 मुद्दों पर इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा होगी। तो जो आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसमें इंडिया गठबंधन की 5 सीटें हैं और 3 सीटें भाजपा की है, 1 सीट आरएलडी की है और 1 सीट निषाद पार्टी की है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है, ये जो 10 सीटें हैं इनको कब्जे में करने को लेकर के तैयारी शुरू है राजनीतिक दलों के द्वारा। ये अलग बात है कि कोई इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है, कोई कार्यक्रम से ठीक पहले SC/ST आयोग का गठन कर देता है। भाजपा की तरफ से SC/ST आयोग का गठन किया जाता है, 9 मेंबर बनाए जाते हैं, एक महिला मेंबर को भी रखा जाता है। लेकिन अगर पूरे मामले को हम लोग देख लें तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था दिख रही है जिसमें भाजपा दलित को अपने साथ करना चाहती है और इंडिया गठबंधन के लोग अपने साथ देखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान से शुरू हुआ संविधान बचाओ, आज संविधान सम्मान सम्मेलन के रूप में प्रयागराज में देखा जाएगा, जहां राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद 5 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इन 5 मुद्दों पर बात करने से पहले कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है उसके पास ये भनक लगी होगी कि इस मामले में उठ सकता है मामला कि आखिर SC/ST आयोग 2 साल से खाली क्यों है। तो वो कार्यक्रम हो उसके पहले ही SC/ST आयोग का गठन कर दिया गया और आयोग का गठन करने के बाद में उसके मेंबर चयनित कर दिए गए और उसमें एक महिला को रख दिया गया। अब ये देखना होगा कि अब कौन सा मुद्दा इस सम्मान सम्मेलन से राहुल जी उठाएंगे और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास खेमचंद्र शर्मा जी। खेमचंद जी, मैं बात रखूं अपनी जी। देखिए, अभी जो कांग्रेस के या फिर इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे थे, मैं इनको बता दूं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये केस देख के बातें करते हैं। अभी हाथरस की बातें कर रहे थे, उसको सब जुडिस नहीं कहते, वहां कोर्ट ने बोला है। अब ये कह रहे हैं अयोध्या का केस सब जुडिस है। अरे शर्म आनी चाहिए, कम से कम स्टैंडर्ड तो एक होना चाहिए। वहां पे एक दलित बच्ची के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उस पर आप चुप्पी साध लेते हैं। और बल्कि आपको दुख है क्योंकि उनके जो दोषी है उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर क्यों चल गया, वो आपको दुख है, वो आपको परेशानी है। दूसरा, आप अभी मुरादाबाद की घटना को भी भूल जाते हैं, उसको भी नहीं उठाना चाहते। और जिस तरीके से एक नर्स के साथ एक विशेष वर्ग के लोगों ने दुराचार किया, तो इनके लिए एक विशेष वर्ग इंपॉर्टेंट है। जब दलित की बात आती है तो दलित पीछे हो जाता है, एक विशेष वर्ग आगे हो जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इनके लिए सर्वोपरि है और वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। उसके सामने कोई नहीं है। दलित को सिर्फ मिसयूज करते हैं और कुछ नहीं है। अभी लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बहकाने का काम किया, भड़काने का काम किया, कुछ फायदा जरूर मिला, लेकिन दलित इनके साथ कभी नहीं रहा है। दलित जानता है ओनली भारतीय जनता पार्टी है जो उनको मान देती है, सम्मान देती है, साथ में रखती है, बराबरी के साथ रखती है। अभी हमारे दलित चिंतक कह रहे थे कि भाई दलितों को अपने घर पे खाने क्यों नहीं खिलाते, घर पे तो हजारों की संख्या में खाते हैं। बाबा के जो गोरखनाथ पीठ है वहां भी खाते हैं, सीएम हाउस में भी दलित आते हैं लगातार। लेकिन ये तो ये हो जाएगा कि आप अपने घर में खिला रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के क्यों नहीं खा रहे। इसीलिए उनके घर में जाके उन्हीं के बर्तनों में उन्हीं के द्वारा बनाए हुए भोजन को भी करते हैं। ये हमें दिखाता है कि हम दिल से मानते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी दिल से मानती है कि सब बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको डेवलपमेंट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको विकास का अधिकार मिलना चाहिए। और जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, आप ये जो नंबर्स बता रहे हो, नंबर्स इसलिए हैं कि पहले तो केस ही दर्ज नहीं हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के टाइम में डंडा मार के भगा दिया करते थे। आजम खान साहब का फोन आ गया, अगर एक विशेष वर्ग पे केस हो रहा है तो वो केस ही नहीं दर्ज होता था। अब केस दर्ज हो रहे हैं, कोई भी थाने जा सकता है, किसी को भी परेशानी होती है तो उसमें कार्रवाई होती है। तो ये मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद सुख समृद्धि बढ़ी है, सभी समाज को सिक्योरिटी मिली है, सभी समाज को मौके मिल रहे हैं, बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं। इसीलिए लोग आज योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, वापस आएंगे राघवेंद्र राजू जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र राजू जी का रुख कर लेते हैं। उससे पहले और आपको बता दें कि प्रयागराज में राहुल गांधी का आज दौरा है, जो कि नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा था। हालांकि इसे काफी हाइप देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा दी जा रही है। देखिए, आज पूरे ST SC OBC के लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
संविधान बचाओ। आज जिस प्रकार से पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एसटी ओबीसी के लोगों को कुचलने का काम किया है, दबाने का काम किया है, उसी पूरे भारत देश के एसटी ओबीसी के लोग वो निंदा करते हैं। आप देख लीजिए जिस प्रकार से सबसे बड़ा अत्याचार उन्होंने एसटी ओबीसी लोगों के साथ किया। हमारे लोकसभा में सदन में आदरणीय देश के नेता राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना कराने की मांग उठाते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे, मोदी जी से, क्या आप गाय का जनगणना कर देंगे, बैल का कर देंगे, बकरी का कर देंगे, मुर्गा का कर देंगे, आज तो एसटी ओबीसी की जनगणना कराने में आपको कहाँ दिक्कत जा रही है? और चर्चा इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राघवेंद्र राजू जी का रुख कर लेते हैं। राजू, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। कांग्रेस बढ़ चली है और ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई का तरीका कांग्रेस ने बदला है। और इस तरीके में जिस तरीके से पहले आपने देखा हो कि हिंदुत्व के एजेंडों को लेकर के मठों में और मंदिरों में राहुल गांधी जी प्रायः जाया करते थे। हाँ जी। अब उन्होंने ये जब तरीका देख लिया और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जनादेश आया और इस जनादेश के साथ में जो पीडीए का फार्मूला अखिलेश जी का था, तो उन तमाम फार्मूला पर आपने देखा होगा कि एंट्री पर भी अभी कांग्रेस ने घेरा, जबकि 2005 में वीरप्पा मोइली जी ही इस को लाए थे एंट्री को, उस आरक्षण को कि योग्यता के आधार पर। तो ये तमाम जो चीजों में भाजपा को घेरने का जो प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर के जिस तरीके से मोहर लगी और जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले आपने देखा हो कि नीतीश कुमार ने उठाई थी। अब नीतीश कुमार चूंकि इस समय भाजपा गठबंधन के साथ है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जहां तक वोट की राजनीति है या जातिवाद की राजनीति है, जो बात आयोग की बात हो रही है, लेकिन ये भी आप गौर करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि अधिकतर जो SC/SC एक्ट के मामले हैं ये सवर्ण लोगों पे लगाया जाता है और इसमें ज्यादातर राजनीतिक प्रेरित है। बहुत सारे जो हैं इसमें मुद्दे ऐसे थे या ऐसे जांच के बाद पाया गया था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से, तो ये तमाम लोगों ने मांग रखी भी थी कि अगर जो है हिंदू संगठनों ने भी रखी थी, आएंगे अर्शद रजा जी, रुक जाइए, कि आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह सिंगापुर में भी एक कानून बना हुआ है कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप कराइए, इसके बाद किसी भी स्वर्ण व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आज देश में वो भी कह रहे हैं राजपूत बोर्ड का गठन किया जाए, और इधर किसान सबसे ज्यादा है, तो किसान का भी आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो कह रहे किसान आयोग का गठन किया जाए। तो ये तमाम जो तारतम्य आपको दिख रहे हैं, किसान, बेरोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जो मूलभूत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं राजनीतिक दल आप पूरी तरीके से जातियों में घेरने में और अपने वोट बैंक की राजनीति साधने में ये सारा गुड़ाभाग चल रहा है। और अगर ये सब नहीं था तो कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे ब्रजलाल खाबरी जी, उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे थे, कांग्रेस ने उनको हटा दिया। तो ये तमाम चीजें हैं कि भाई ठीक है, अब जो स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं, उन बदले परिस्थितियों में भाजपा का ट्रेंड क्या रहता है आने वाले समय में, ये निश्चित तौर पर है कि भाजपा का जो सबसे बड़ा वोट बैंक अगला बैंक था, वो बैंक भी कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो उनसे सिरका, और वो निश्चित तौर पर जो नाराजगी आपने देखा हो कि राजकोट से लेकर के वो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महापंचायतें हुई और जिस तरीके से किसान आंदोलन आज भी शांत नहीं है, किसान आज भी अपनी मांगों को लेकर के मुखर है। तो 11 सितंबर को लखनऊ में किसान का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है 11 सितंबर को, और इसी तरीके से राजपूत समाज का 15 सितंबर को प्रयागराज में है, इलाहाबाद में ही। अब ये ठीक है कि सपा से ही पहले उज्जवल रमण जी विधायक थे या उनके पिताजी सांसद थे, वो वहां से कांग्रेस के गठबंधन में जीते हैं। तो अखिलेश और राहुल की जोड़ी अब किस तरीके से जातिगत समीकरण को साध करके और जातियों में उन्माद पैदा करके अपने वोट बैंक को साधते हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती तो होगी। लेकिन आने वाले समय में जिन 10 सीटों पर
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उस उपचुनाव में अभी से जो सांकेतिक समीकरण दिख रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि लड़ाई बहुत मजबूत होगी। और ऐसे में जो वोट बैंक की राजनीति चल गई है, भाजपा भी अपने डैमेज ठीक है, कंट्रोल को रोकने राघवेंद्र के जी लिए वापस आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। देखिए, जो भी जरूरी चीजें हैं, जहां पर भी जिसको जो मजबूती के साथ जो काम करेगा, जनता की रक्षा के लिए करेगा, जनता के सहयोग के लिए करेगा और जनमानस को जो पूरी तरीके से राहत देगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और खड़ी रहेगी। तो सपा आरक्षण को लेकर दिखावा कर रही है, खाली स्वार्थ पर बोल रही है। देखिए, मायावती जी पहले अपने गिरबान में झांकें। मायावती जी कहीं नहीं खड़ा हो पा रही हैं। मायावती जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, इसलिए बौखलाई हुई हैं। और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए अर्शद रजा जी का रुख कर लेते हैं। अर्शद जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी की भी बात की। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को एक आम परिवार से निकलने वाले, दलित परिवार से निकलने वाले आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संघर्षों के पर्याय हैं, वो पूरी कांग्रेस पार्टी को आज चला रहे हैं। कांग्रेस की कमान आज एक दलित समाज से आने वाले, एक शोषित पीड़ित समाज से आने वाले आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, वहां सबसे ज्यादा अत्याचार दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासी समाज पर हो रहा है, साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, आज जो समस्याएं, जो पीड़ा, जो दर्द आम जनमानस का सुन करके और आकर के सदन से लेकर सड़क तक उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसमें तो सभी को साथ देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि संविधान सम्मान सम्मेलन से आखिर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? संविधान सम्मान सम्मेलन आप भी करिए। नेता विपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी संविधान सम्मान सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप जानती हैं कि सुल्तानपुर में भी कुछ दिन पहले एक हाजिरी लगी थी उनकी न्यायालय में। नहीं हो रहा है, उन्होंने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप संविधान सम्मेलन समारोह कर रहे तो इस बात से किसी को मैं कह रहा हूं कि अभी श्री राहुल गांधी जी अभी सुल्तानपुर आए थे न्यायालय में, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और सुल्तानपुर न्यायालय से निकलने के बाद वापस दिल्ली को लौट रहे थे, तो रास्ते में एक दलित समाज से आने वाले आदरणीय श्री रामचेत जी का दुकान मिला, और जिस दुकान पर आज तक कोई नेता जाकर के बैठा नहीं है, वहां देश के सबसे मुख्य विपक्षी दल का नेता विपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जाकर बैठते हैं, उनसे 5 मिनट उनका हालचाल लेते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, उनकी आमदनी के बारे में पूछते हैं, उनके काम के बारे में पूछते हैं, और जैसे उनकी पीड़ा और दर्द को सुनते हैं तो उस पर तुरंत कदम उठाते हैं। और रामचेत जी का बाइट आपने भी सुना होगा। तो दलित समाज का सम्मान क्या होता है कांग्रेस पार्टी जानती है, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जानते हैं। आज राहुल गांधी जी का 2-3 मुद्दे क्या है जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक में है। उनकी एक सरकार से मांग है कि जो हर साल 10 साल में एक बार जातीय जनगणना होती थी, आप ये सरकार क्यों रोक के रखी है? 2014 से 24 आ गया, आप आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? आप दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के हक और अधिकार को क्यों नहीं देना चाहते? जो सबसे 90 अफसर जो है इस देश को जो नीति बनाते हैं, इस देश के लिए पूरी किसके बजट में, किसके अधिकार में, किसके हक में कितना रुपया जाना है, 90 अफसर मिलकर तय करते हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी जी उन 90 अफसरों में से पूछते हैं कि आखिर इसमें दलित समाज से कितने लोग आते हैं, पिछड़े समाज से कितने लोग आते हैं जो नीति को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं? तो उनका सवाल तो जायज है, उस पर तो सरकार को गंभीर विचार करना चाहिए कि आखिर उन 90 अफसरों में दलितों, पिछड़ों की भागीदारी आखिर क्यों नहीं है? उनकी मांग है कि आरक्षण जो आदरणीय श्री राजीव गांधी जी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने पंचायती राज में किस प्रकार से दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को सम्मान दिया था, आपको भी जानकारी है। सभी पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे कि जिस तरह से दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के साथ अन्याय होता था, उनको राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। आरक्षण कांग्रेस का देन है। दलितों को एक सुचिता जीवन के लिए, सहजता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में एक अलग पहचान के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे फैसले किए। दलितों के इतने ही शुभचिंतक थे आप, तो दलित आपसे छिटका क्यों? सवाल तो यही है ना। ओम सुधा जी, 2024 के चुनाव में ठीक है, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपने देखा होगा। रुक जाइए जरा। ओम सुधा जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेगा। हयात उमर जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी चुके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हयात जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं रुकिए अर्शद जी प्लीज, हमारे पास वक्त की कमी है, मुझे सबका वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है। पूरा समय आपको नहीं दे सकते। अर्शद जी होल्ड ऑन।
ओम सुधा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। देखिए यश्री जी, कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी ने SC ST OBC के मुद्दे उठाए इस चुनाव में 2024 में, लेकिन जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि जो बजट बना उसमें कितने दलित पिछड़े हैं, राहुल गांधी जब सवाल उठाते हैं कि जो है मीडिया में कितने दलित पिछड़े, तो हम भी सवाल उठाते हैं कि राहुल जी आप ये भी बता दीजिए जरा कि कितने प्रदेश अध्यक्ष जो है आपने दलित पिछड़े बना रखे हैं, CWC में कितने दलित पिछड़ों की भागीदारी है, और तो और पूरे देश के संगठन का ढांचा देख लीजिए कि दलित पिछड़ों की भागीदारी टॉप लेवल पे कहीं नहीं दिया जाता है। संगठन में भारतीय जनता पार्टी क्या है कि दलित पिछड़ों की भागीदारी देगा लेकिन दलित पिछड़ों का हक खा जाता है। कांग्रेस पार्टी दलित पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है, चुनाव लड़ती है, लेकिन संगठन के अंदर दलितों पिछड़ों की कोई भागीदारी। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? वो भाई मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? अरे भाई आप बोल, मैं आपसे विनम्रता से पूछ रहा हूँ। अरे सुन लीजिए भाई, आप ही बोलिए, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? अरे भाई सुन लीजिए, आप सवाल किए, सुनिए भैया। तो संगठन के स्तर पर जैसे उदयपुर में इनका हुआ था अधिवेशन, उसमें कहा गया था कि जो है भागीदारी दी जाएगी, 50% तक जो है भागीदारी संगठन में दी जाएगी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कोई संदेह नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस की इस पहल का हमने बराबर स्वागत किया है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मैंने इस पर चर्चा भी किया है कई बार कि कांग्रेस में संगठन के अंदर आप वंचित जातियों की भागीदारी दें, जिनके वोट बैंक से आप जिंदा है, जिनके वोट बैंक से आप चल रहे हैं, जिनके वोट बैंक से आप 2024 में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, अभी तो झारखंड में बदली हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार अभी भी ऐसे जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जिनका वोट परसेंट जो है 1% भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को बनाया गया है और जिनके वोट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीत गए। ठीक है ओम सुधा जी वापस आते हैं आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद रुक जाइए अरशद रजा जी। हरियाणा, दिल्ली, हयात उमर जी कौन है भैया? कैसे देख रहे हैं जहां दलितों को साधने की कोशिश 2024 अभी समाज को समाहित करना पड़ेगा। फॉर्मूला अरशद रजा जी ये देश बनता है। हयात उमर जी कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए कहने को तो ये एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कराया जा रहा कार्यक्रम है, संविधान बचाओ संविधान सम्मान सम्मेलन, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें राहुल गांधी का आना और जिस चीजों को लेकर के वो लगातार मुखर रहे हैं, उनको उठाते रहे हैं मुद्दा, और जिसको लेकर के उन्होंने पूरा चुनाव लोकसभा का लड़ा, वो भी संविधान को बचाने के इर्द गिर्द ही था और वो अपना नैरेटिव कायम करने में पूरी तरह से कामयाब रहे थे। और यही वजह रही कि कांग्रेस भाजपा को इसमें बैकफुट पे आना पड़ गया और जो उसका अब की बार 400 पार का नारा था वो उसी पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी जनता को समझाने में पूरी तरह से कामयाब रहे थे कि अगर भाजपा की 400 सीटें आ गई तो संविधान को बदल दे, और संविधान को बदलने के पीछे उनका सीधा सीधा मामला था कि वो संविधान को बदलने के पीछे मकसद है आरक्षण को खत्म करना, दलितों और पिछड़ी जातियों के अधिकारों को कम करना। ये सारी लड़ाई अब मंडल से वापस कमंडल पे आ गई। पूरा एक दशक हम लोगों ने मंडल की लड़ाई को देखा, अब ये वापस एक फिर से कमंडल पे आ गई है। अब पूरी राजनीति यूपी और बचे हुए देश की भी, शेष देश की भी राजनीति कमंडल पर होगी, आरक्षण पर होगी, आरक्षण में आरक्षण पर होगी, संविधान के इर्द गिर्द होगी, पिछड़ी जातियों को और दलितों को उनमें कितना अधिकार मिल रहा है इस पर होगी, जातिगत जनगणना पर होगी। और यही मुद्दे आज आप शाम को सम्मेलन में देखेंगे उठते हुए। राहुल गांधी इस मामले को, जैसे कि उनके हाथ में पारस मणि लग गई है, वो इसी से छू करके वो अपने इलेक्टोरल को सोना बना देना चाह रहे हैं। इसी पीडीए के मुद्दे को उठा करके अखिलेश यादव जी ने पूरे चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल कर ली यूपी में, और इसी मुद्दे पर कांग्रेस
50 से 99 पहुंच गई। तो सबको पता है कि आगे का रास्ता किधर है। अब भाजपा को यह तय करना है कि वो राहुल गांधी की और विपक्ष की, पूरे विपक्ष की इस राजनीति का काट क्या ढूंढती है। अभी भारत बंद के आयोजन को आपने देखा, कहने को दलित संगठनों द्वारा आयोजित था, लेकिन उसका समर्थन बसपा ने किया और पीछे से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी जुड़ गई और कमोबेश भाजपा को भी इसका विरोध से हटना पड़ा पीछे कि नहीं है, उसको कहना पड़ा कि नहीं मैं इसके समर्थन में हूं। तो जाहिर सी बात है कि अब राहुल मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये कहा कि नहीं, हम आरक्षण में आरक्षण लागू नहीं करेंगे, जबकि इसके पहले वो कहते थे कि क्रीमी लेयर, पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, दलितों में जो अति दलित है, महादलित हैं, उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन अब भाजपा इस मामले को पीछे छोड़ चुकी है, हटा चुकी है, वो कहीं पर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहती है। अब वो क्रीमी लेयर की बात नहीं करना चाहती है, अब वो खाली मोटे मोटे दलित। तो जो भाजपा की जो हिंदुत्व की राजनीति थी, उसकी काट सिर्फ जातिवादी राजनीति है, ये विपक्ष भी जानता है और ये भाजपा भी जानती है। अब भाजपा अगर जातिवादी राजनीति करती है तो वो उसके हिंदुत्व के मुद्दे का क्या होगा। अगर वो हिंदुत्व की राजनीति करती है तो वो इन जातियों का आधार वोट जो है वो खो देगी। तो भाजपा के सामने दुविधा की स्थिति है। कांग्रेस के सामने बिल्कुल स्पष्ट रास्ता है, विपक्ष के सामने बिल्कुल स्पष्ट रास्ता है। वो संविधान बचाने की आड़ में, संविधान सम्मेलनों की उसमें सीधे सीधे दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा दलितों और पिछड़ों की राजनीति से बच करके पूरे एक हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रही है। अब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आज ऑर्गेनाइजर ने इस बात को लेकर, इसी सम्मेलन को लेकर के अपने मुखपत्र में लिखा है और उन्होंने कांग्रेस को इस पर बताया है कि आप संविधान संरक्षण की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि आपने खुद 42 संशोधन उसमें किए। लेकिन कांग्रेस इसी बात को लेकर के मुखर है कि अगर भाजपा पूरी तरह से सत्ता में आ गई तो सबसे पहले वो संविधान संशोधन करेगी और जो आरक्षण, जो हक मिला हुआ है दलितों और ओबीसी को संविधान में, उसको कम करेगी। और इसीलिए वो बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं कि जब हमारी आबादी देश में 70-75% है तो हमको आरक्षण की सीमा 50% तक क्यों है। और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हम इस आरक्षण की सीलिंग को तोड़ेंगे, हम 50% तक आरक्षण नहीं रहने देंगे। तो अगर भाजपा इस पर बैकफुट पर आती है कि नहीं साहब आरक्षण सिर्फ 50% ही रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों को नाराज कर। और अगर भाजपा इस पर आती है कि नहीं साहब हम भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, जैसा कि महाराष्ट्र में कोशिश की गई थी, तो उसमें फिर उससे स्वर्णों की नाराजगी झेलना पड़े। ये बड़ी दूरी स्थिति है भाजपा के सामने, दुविधा की स्थिति। ठीक है हयात जी, वापस आते हैं आपके पास। खेमचंद्र शर्मा जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि समाज को तोड़ने की राजनीति इंडी गठबंधन कर रहा है, समाज में बिखराव लाने की राजनीति इंडी गठबंधन कर रहा है, वो करता रहो। लेकिन जो समाज के लोग जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, सब जानते हैं किस तरीके से उनको यूज एंड थ्रो करने का काम कांग्रेस ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। कभी मान सम्मान देने का काम, बराबरी का काम उन्होंने नहीं किया। हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम तोड़ने विश्वास नहीं रखते, जोड़ने विश्वास रखते हैं। समग्र उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, सभी देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज के समय में है जो सबकी बात करती है। अदरवाइज कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी लोग हैं वो एक सेक्शन की बात करते हैं और सेक्शन की भी बात तब तक करते हैं जब तक उनका बेनिफिट सर्व नहीं होता। आप ये देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन एक ही परिवार से समाजवादी पार्टी में 5 सांसद हैं, 5 और राज्यसभा सांसद लगा लेंगे तो और ज्यादा हो गए। तो उसी समाज के, जिस समाज से आते हैं उसके भी ये सगे नहीं है, तो पूरे ओबीसी के कहां से सगे होंगे। रही बात SC ST की, तो SC ST को तो पिटवा देते, बहन जी को भी इन्होंने पिटवा, माता मायावती जी को इन्होंने पिटवाया। और अब जब दलित बेटियों के साथ पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ग के लोग जब अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तो वहां पे चुप्पी साध लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह को सील लेते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में बैठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी है जो हम सबका भला कर सकती है, तो समाज को जोड़ के चल सकती है, देश को आगे बढ़ा सकती है, हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है और भी बेस्ट प्रदेश पूरे देश में बने, ऐसा काम कर सकती है और कर रही है। वहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ
अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको एक टेम्परेरी लाभ मिल सकता है, वो मिल गया, लेकिन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति के आधार पे आगे बढ़ सकते हो, सकारात्मक राजनीति के आधार पे आगे बढ़ सकते हो, रोड मैप दिखा के आगे बढ़ सकते हो। भटकाव के साथ, विखरन के साथ, झूठ बोलने के साथ, लोगों को बहकाने के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वही साजिश आप दूसरे समाज को तोड़ने की क्यों नहीं करते? वहां पे भी 36 जातियां हैं, वहां भी 36 वर्गीकरण है, बहुत बड़ा वहां पे विघटन है, तो वहां तो आप बात नहीं करते। आप हिंदुओं को वर्गीकरण करने की बात करते हैं, कभी ओबीसी है, कभी एससी है, एसटी है, अपर कास्ट है। आपकी जो साजिश है वो लोगों के सामने आ रही है। आप हिंदुओं को कमजोर करके सनातन को कमजोर करना चाहते हैं, सनातन को कमजोर करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं। वो साजिश एक्सपोज होगी, भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सपोज करके रखेगी। ओम सुधा जी, ओम सुधा जी, आपका वक्तव्य हम आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उपचुनाव से पहले सियासत गरमाई। आपको बता दें कि राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है और उसी बीच अगर हम बात करें तो SC/ST आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया है ब्रजपाल रावत जी को, और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। सुधा जी अपनी बात को पूरा कर सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, भाई आप लोगों का दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ। हिंदू के नाम पे बरगलाना बंद कर दीजिए लोगों को। आप हिंदुओं के इतने ही हितैषी बनते हैं तो जाति जनगणना तो हिंदुओं के लिए ही है, ओबीसी के लिए है, क्यों नहीं जाति जनगणना करवा देते हैं आप लोग? हिंदू हिंदू करते हैं महाराज। अभी जो 2 दिन पहले हम लोगों ने भारत बंद किया, क्यों नहीं बीजेपी हमारे साथ आकर खड़ी होगी? मतलब मुसलमान से लड़ाना होता है तो हिंदू बन जाते हैं हम लोग, लेकिन जब हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं तो हम लोग छोटा जात हो जाते हैं। ये सब बरगलाना बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का शुगुफा पुराना हो गया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मन से कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, और ये योगी जी जो है एक इंटरव्यू में कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ। कहाँ कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ? कमाल बात करते हैं। जातियों में बटा हुआ देश है ये, हिंदू हिंदू का नाटक बंद करिए। जातियों में बटा हुआ देश है, जातियों के आधार पर जो है इस देश में भेदभाव होता है, जातियों के आधार पर छुआछूत होता है, जाति के आधार पर शादी ब्याह करते हैं, तमाम रिचुअल सब कुछ जाति इस देश में तय करती है। चुनाव लड़ा जाता है जाति के वोट पर। आपको अयोध्या जैसी जगह में चुनाव में हारना पड़ा, तब आप जो है इस बार अभी SC/ST आयोग का जो है अभी गठन कर रहे हैं आनंद फानन में। यह जातियों के साधने का ही खेल है, इसलिए हिंदू हिंदू कहना बंद कर दीजिए। हिंदू तो कुछ है ही नहीं। हिंदू जो है जातियों का एक गिरोह है, तमाम अलग अलग जातियों का एक गिरोह है। और सही मायने में आप चाहते हैं दलितों का भला हो, तो यह जो दलित उत्पीड़न में आपने बना दिया है उत्तर प्रदेश को नंबर। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर, जो कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम बताया जा रहा है। हालांकि फिर भी इसको लेकर कांग्रेस काफी हाइप लेती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि दलित चिंतकों को साधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी SC/ST आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया है ब्रजपाल रावत जी को, जो कि दलित समाज से आते हैं। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उसमें अब दलितों की राजनीति हावी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश में तही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।